हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में, आसन्न कोण के बारे में, है ना। आसन्न कोण के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग कि इसमें क्या था कि दो या दो से अधिक, है ना, दो वैसे कोण जिसका शीर्ष एक था, है ना, शीर्ष एक होता है और एक भुजा कोण का कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। तो वैसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। ये दोनों नियरेस्ट एंगल है, नज़दीक का कोण भी कहलाता है, ये दोनों एडजेसेंट होगा, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 दिख रहा होगा आप लोगों को। मान लीजिए इसका नाम है OAB और ये C, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 का नाम क्या है? एंगल AOB। एंगल 1 का जो नाम है वो नाम क्या है? एंगल AOB, ठीक है। और एंगल 2, ऊपर वाला जो एंगल 2 है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है, इसका जो नाम है, पूरा नाम इस एंगल का क्या होगा बोलिए, है ना। तो शीर्ष को हम लोग कहाँ रखते हैं? मिडिल में रखते हैं, बीच में रखते हैं कोण का नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो बोलिएगा क्या होगा? एंगल 2 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल BOC, एंगल BOC। तो यहाँ पे जो एंगल आपका AOB बन रहा है और BOC जो दूसरा एंगल बन रहा है, ये दोनों कैसा कोण है? आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो शीर्ष है वो एक ही है ना, सेम वर्टेक्स है। वो जो आपका वर्टेक्स दिख रहा है वो सेम है, और OB जो लाइन है आपका OB वो दोनों में कॉमन है, इस वजह से ये दोनों आसन्न कोण है। साथ ही साथ एंगल का जो अनदर आर्म है, मतलब दूसरा वाला जो किरण है, दूसरा वाला जो भुजा है, वो कहाँ होना चाहिए? कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में। एक अगर राइट साइड में है तो दूसरा लेफ्ट साइड में। देखिएगा इस एंगल का अनदर आर्म OA है जो कि कॉमन आर्म OB के राइट साइड में है, और एंगल 2 का जो अनदर आर्म है वो है OC जो कॉमन आर्म OB के कहाँ है? लेफ्ट साइड में है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ऐसा कोण क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए ये सब डिस्कस कर चुके हैं, हम आपको रिकॉल करा दिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, पूरक कोण, कि अगर दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा था। पूरक कोण के बारे में बताए थे, पूरक कोण, ठीक है। इसमें बताया गया था कि अगर कोई दो कोण को जोड़ने पे कितना डिग्री आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। और 30 डिग्री का कितना होगा? 60 डिग्री होगा। x डिग्री का कितना होगा? 90 डिग्री माइनस x होगा, ठीक है। उसके बाद बताए थे आपको समपूरक कोण के बारे में। तो समपूरक कोण क्या था आपका? दो कोणों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे जैसे 90 डिग्री है तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दोनों कोणों को हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे का समपूरक कोण, जैसे कि 60 डिग्री और 120 डिग्री। 60 डिग्री और 120 डिग्री को जोड़ने पे कितना आता है ना? 60 डिग्री में 120 डिग्री अब जब जोड़िएगा तो 180 आएगा। तो 60 का सप्लीमेंट क्या होगा? 120 डिग्री, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। और 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। चलिए लीनियर पेयर एक्सियोम्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित, ठीक है। रैखिक युग्म अभिगृहित क्या होता है? इसमें कहता है कि अगर किसी किरण, जैसे अगर कोई लाइन पे कोई किरण आधारित हो, ठीक है, जैसे किसी लाइन पे कोई दूसरा आपका किरण या कोई दूसरा लाइन उस पर स्टैंड कर रहा हो, तो वहाँ पे जो आसन्न कोण बनता है ना, यहाँ पे ये दोनों आसन्न कोण बना। मान लीजिए इसका नाम है लाइन का AB, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए CD है ये, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको आसन्न कोण यहाँ पे
एक एंगल है बी सी डी और दूसरा वाला एंगल है ए सी डी। तो ये दोनों आसन्न कोण है। तो ये दोनों आसन्न कोणों को जब आप जोड़िएगा, चूँकि वो लाइन है, लाइन पे ये दोनों आसन्न कोण बन रहा है, तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तो वो हर हाल में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। मान लीजिए एंगल 1, इधर एंगल 2 है ना, इस एंगल को हम लोग एंगल 1 कंसीडर कर लिए और इधर वाला जो राइट साइड में एंगल बन रहा है उसको एंगल 2 कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 को जब जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, किसी रेखा पर आधारित हो मतलब खड़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पर बने आसन्न कोणों का योगफल यानी कि जोड़, योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए इसको याद भी रखिएगा। ठीक है, कि लीनियर पेयर क्या एक्सियोम क्या होता है। ठीक है, एक्सियोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल समझिए कि लीनियर पेयर एक्सियोम क्या है। देखिए, अगर कोई लाइन, जैसे मान लीजिए आपका लाइन है, ठीक है, तो लाइन पे अगर कोई किरण आधारित है, किरण बेस्ड है इस लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आसन्न कोण बनेगा उसको जो जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। मान लीजिए इधर 60 डिग्री है तो इधर 120 डिग्री होगा, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि एक सरल रेखा पर, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जैसे ये लाइन हो गया और इस पे आप इस तरह से कोई किरण आधारित है, तो इस लाइन पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए इधर आपका है 50 डिग्री का कोण और इधर आपका x है, तो x का मान आप कैसे निकालेंगे, चूँकि ये एक लाइन है और लाइन पे है ना, लाइन चाहे आप जैसा भी बनाइए, लाइन पे 180 डिग्री का ही कोण बनता है। ठीक है, ये अभिगृहित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि लाइन को 2 ही पार्ट में डिवाइड करें तो एंगल 180 बनेगा, इसको आप बहुत सारा पार्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 पार्ट में बन गया, तीनों एंगल को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है x का मान, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, जो 50 डिग्री आपका इधर प्लस में है वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 130 डिग्री x का मान। ठीक है, तो यानी इधर जो बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, राइट साइड में 130 डिग्री का। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का, इसको नोट डाउन ही कर लीजिएगा कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मान लीजिए सरल रेखा पर आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये इसको जो है इधर 90 डिग्री बनेगा, इधर भी आपका 90 बनता है ना, लंबवत रेखा है तो 90-90 जोड़िएगा तो वैसे भी 180 डिग्री आता है ना। अब इसमें आप चाहे कितना भी पार्ट बना दीजिए, मान लीजिए एक पार्ट इधर बना दिए, एक पार्ट इधर बना दिए,
तो एंगल यहाँ कितना बना, एक एंगल यहाँ बना एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो यहाँ पे चारों एंगल जब जोड़िएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो ऐसा करने पे आप पाएंगे कितना, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना आएगा बोलिए जोड़ने पे, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये इसको आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, रेखा आप चाहे जैसे भी बनाइएगा, तो इसको याद ही रखिएगा हमेशा, है ना। यहाँ पर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। मान लीजिए इसको एक एंगल यहाँ पर ना, एंगल 1, ये एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4 और ये हो गया एंगल 5। पांचों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी एक्सियोम के बारे में भी समझ ही लीजिए, AXIOMS, एक्सियोम्स। ठीक है, एक्सियोम्स का मतलब होता है अभिगृहित, 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 है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट, इसको हिंदी में हम लोग स्वयं सिद्ध भी कह सकते हैं, स्वयं सिद्ध, या फिर पोस्टुलेट्स, या फिर आप कह सकते हैं मान्यता, या फिर कह सकते हैं एजम्पशन, एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशन यानी मान्यता। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। चलिए अब आप समझ गए होंगे। ये आपको ज्योमेट्री में ये वर्ड हमेशा आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, एक्सियोम्स। एक्सियोम्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिगृहित, या फिर स्वयं सिद्ध भी कहते हैं, है ना। सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट, इसका मतलब हुआ सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट, है ना। या इसको पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, है ना, मान्यता भी कह सकते हैं, एजम्पशन, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये क्या है, मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत सारे वैसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। वैसे कथन स्वयं सिद्ध होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसा आप जानते होंगे जनरल लाइफ में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब ये जो सन है आपका सूरज, ठीक है, पूरब दिशा में उगता है ना। जैसे स्टार्टिंग पीरियड में ही, शुरुआती में ही देखा गया कि जिधर से सूरज उग रहा था, ठीक है, उस डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लिए थे, ईस्ट मान लिए थे, और आज तक हम लोग मानते आ रहे हैं। और ये जिधर डूब रहा था उसको हम लोग वेस्ट मान लिए थे, ठीक है, आज भी इसको मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूरज जो है वो पूरब दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ये एक क्या है, मनुष्य मरणशील प्राणी होता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य मरणशील प्राणी है।
प्राणी है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। तो ये क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक एजम्पशन है, मतलब ये एक सच्चाई कह सकते हैं, एक तरह का ट्रूथ है, ये सच्चाई है। तो उसी तरह से मैथ्स में भी बहुत सारा स्टेटमेंट वैसा होता है जिसको हम लोग सच के रूप में डायरेक्टली स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट होता है ना, जो कि जिसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं सिद्ध होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी पढ़े हैं आप कि स्ट्रेट लाइन पे 180 एंगल बनता है, आपको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो 180 कैसे आया, है ना। वो एक तरह का एजम्पशन है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अभी आप पढ़ें, चलिए और भी एक उदाहरण ले लीजिए आप। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि एक पॉइंट आपके पास है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास, पी पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा, तो आप क्या बताएंगे? इसका कॉमन आंसर होगा कि इस पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, है ना। इस पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्सियोम्स हो गया, स्वयं सिद्ध हो गया, है ना। इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें अब हम लोग अभिगृहित के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभिगृहित के बारे में क्या बताएं कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वैसे कथन स्वयं सिद्ध होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप। मान लीजिए आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों पॉइंट से होकर कितना लाइन पास कर सकता है ना। हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइन कैन बी पास थ्रू दिस टू गिवन पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या बताइएगा? 1 एंड ओनली 1, यानी कि एक बताइएगा, है ना। मतलब इन दोनों पॉइंट से होकर कितना लाइन पास कर सकता है? एक ही ऐसा लाइन होगा ना जो इन दोनों पॉइंट से होकर पास करेगा, है ना, ठीक है। आपके पास कोई दो पॉइंट दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि इन दोनों पॉइंट से होकर कितना लाइन जा सकता है, तो एक ही लाइन होगा ना जो इन दोनों पॉइंट को कवर करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एक अभिगृहित है ना, एक्सियोम्स है ना। तो इसको याद ही रखिएगा। दो पॉइंट अभी बताए आपको, एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है ना। ये पॉइंट आपका सिंगल पॉइंट पी है। यहाँ से अगर पूछा जाएगा कितना लाइन पास करेगा, तो आप क्या बताइएगा? अनंत, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, इनफाइनाइट लाइन्स can be pass through a given point, मतलब कि एक गिवन पॉइंट से, मतलब एक दिया हुआ पॉइंट से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, है ना। तो ये क्या है? एक तरह का एक्सियोम्स है, पॉस्टुलेट्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है, स्वयं सिद्ध है ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद अभी बताएं कि अगर दो पॉइंट रहेगा तो दो पॉइंट से होकर कितना लाइन पास करेगा। तो ये सब पॉइंट है, इसको याद भी रखिएगा आप लोग, ये सब आगे काम आएगा। जितना भी आपको एरो देकर कहते हैं लिखने के लिए, इसको लिखा भी कीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा 1 and only 1, 1 and only 1 line can be passed through
pass through two given points. Given points मतलब क्या कि दो दिए गए बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, ठीक है, और एक पॉइंट से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक तरह का पोस्टुलेट्स है, एजम्पशन है, मतलब सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट कहिए या एक्सियोम कहिए, अभिगृहित कहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो इसको याद ही रखना है आप लोगों को, जितना भी पॉइंट आपको हम नोट डाउन कराते हैं ये सब एरो देकर, वो सब उस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये जितना भी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो हर एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, जिनको जो अभी 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, या फिर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। सबके लिए ये सब बेसिक नॉलेज का होना मैथ का ज़रूरी है। चलिए तो आगे देखते हैं, वो था आपका एक्सियोम्स में कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। एक्सियोम्स में एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक त्रिभुज है, नहीं त्रिभुज में एक्सियोम्स नहीं जाएगा। दो पैरेलल लाइन को अगर कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल, तो संगत कोण बराबर होता है वहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक्सियोम्स है, अभिगृहित है, ये दोनों कोण बराबर होता है। कैसे होता है बराबर, ये प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि ये बराबर होता है। कैसे होता है वो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं कि दो आप पैरेलल लाइन बनाइएगा, कोई थर्ड लाइन लीजिएगा और इस एंगल का मेज़रमेंट कीजिएगा और इस एंगल का मेज़रमेंट कीजिएगा, दोनों एंगल आप सेम पाइएगा, तो वो आपका अभिगृहित हो गया, है ना। इसको हम लोग संगत कोण अभिगृहित भी बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स, है ना। वो हम आगे डील करेंगे थोड़ा देर में। चलिए तो अभिगृहित आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जहाँ भी टर्म आएगा अभिगृहित, तो आपको सीधा समझना है कि वो जो स्टेटमेंट होगा वो सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होगा। मैथ्स में, ज्योमेट्री में का सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है वो सब। तो आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, एक्सियोम्स का ही डेफिनेशन लिखिए। ज्यामिति के अंतर्गत वैसे कथन जिन्हें प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वैसे कथन स्वयं सिद्ध कहलाते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, ठीक है। ज्यामिति में कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिन्हें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और वैसे स्टेटमेंट स्वयं सिद्ध होते हैं, यानी अभिगृहित होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है थ्योरम। थ्योरम मतलब होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रमेय, और प्रमेय भी एक तरह का स्टेटमेंट है ना। ये भी ट्रूथ स्टेटमेंट है ना, ये भी एक तरह का ट्रूथ स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है, ठीक है। इसमें जो आपका स्टेटमेंट होता है ये भी आपका ट्रूथ स्टेटमेंट इसको प्रूफ करना होता है, हैव टू प्रूफ, इसको प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग?
थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सियोम्स का हेल्प लेते हैं। ये भी आपका एक स्टेटमेंट ही होता है, ट्रूथ स्टेटमेंट, जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, जिसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक्सियोम्स और लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए हम लोग प्रूफ करते हैं थ्योरम को। और थ्योरम प्रमेय को भी हम लोग ट्रूथ स्टेटमेंट के रूप में ही जानते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो यहाँ जब आप एंगल को जोड़िएगा, एंगल 1 यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कीजिएगा तो आपका 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनको प्रूफ करने की आवश्यकता होती है मैथ्स में, ज्योमेट्री में, वो थ्योरम कहलाते हैं। जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो ये सब भी ट्रूथ स्टेटमेंट ही है। ये भी एक कह सकते हैं आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, बट ये ऐसे ट्रूथ है जिनको एक्सियोम्स, अभिगृहित और तर्क का इस्तेमाल करके सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करके हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं और उसका हेल्प लेकर हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है, तो दो तरह का स्टेटमेंट होता है। एक तो आपका अभिगृहित होता है, जो कि सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है ना, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये भी आपका ट्रूथफुल स्टेटमेंट है, लेकिन इसको थ्योरम को प्रूफ करना होता है, लेकिन इसमें एक्सियोम्स को प्रूफ नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, विशेष नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।